हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में आपके नए यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं, ज्योमेट्री की। और इसका जो पहला चैप्टर है हमारे इस यूनिट का, चैप्टर नंबर अब हम लोग इसको कहेंगे 9, ट्रायंगल्स। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग इस वीडियो से। चैप्टर के शुरुआत से हम लोग मतलब एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को। ओके, आहिस्ते आहिस्ते चीज़ों को समझेंगे और फिर अंत में कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ताकि ओवरऑल हमें आइडिया आ जाए कि जो कुछ भी हम लोग ने इस वीडियो में पढ़ा है, चैप्टर के बेसिक्स पढ़े हैं, वो हम लोग को कितने समझ में आए हैं, हम लोग कैसे उनको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ट्रायंगल्स बोले तो आपके सामने ये जो मस्त प्यारे प्यारे से कलरफुल फिगर्स देख रहे हैं, यही होते हैं ट्रायंगल्स। ओके, अब बहुत बेसिक्स से शुरुआत करें हम लोग, तो ये जो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसके मतलब इस ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। ओके, और यहां पर ऐसे 3 इसके एंगल्स होते हैं। तो अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स या फिर और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले, तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ये जो साइड्स है ना ट्रायंगल की, ये साइड्स, ये 3 साइड्स और ये जो 3 एंगल्स, इनके रिलेशनशिप को थोड़ा समझने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो तो इसके तो मतलब एंगल्स और साइड्स के पहले संबंध को देखते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मजेदार सा है। पहला केस जो कि क्या है भाई, कि अगर हमारा जो ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स एक दूसरे से इक्वल है लेंथ में, तो ऐसे ट्रायंगल्स के एंगल्स भी इक्वल ही होते हैं, बस। ओके, या फिर अगर हमारे ट्रायंगल के तीनों भी एंगल्स एक दूसरे से इक्वल है, तो हमारे ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स एक दूसरे से इक्वल ही होते हैं। बस ये इंटरेस्टिंग सा संबंध है। अब जैसे अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख के बताना चाहूँ आपको, तो ये अगर मेरा ट्रायंगल ABC है, तो पहला हम लोग ने क्या समझा कि अगर साइड्स जो है हमारे ट्रायंगल की, जैसे कि AB, BC और AC ये इक्वल है, तो जो एंगल्स है सारे के सारे ट्रायंगल की, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। या फिर अगर मैं उल्टा कहूं कि भाई अगर मेरे ट्रायंगल के एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, सारे एंगल्स इक्वल है, तो मेरे ट्रायंगल के सारे साइड्स भी इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो फिर मेरे ट्रायंगल के सारे साइड्स AB, BC और AC, ओके, ये भी इक्वल ही होते हैं। समझ में आ गई बात? इंटरेस्टिंग था। अगला जो हमारा रिलेशन है एंगल्स और साइड्स के बीच में, वो ये है कि अगर हमारे ट्रायंगल के 2 साइड्स, ठीक है, ये वाली और ये वाली, एक दूसरे से इक्वल है, तो इन 2 साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स है, जैसे कि इस साइड में अपोजिट एंगल ये है और इस साइड में अपोजिट एंगल ये है, ये 2 एंगल्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। चलो मैं लिख के देता हूं। तो अगर मेरा ये ट्रायंगल है ABC, तो अगर मेरे ट्रायंगल की ये AB साइड, ओके, दूसरा संबंध, AB साइड अगर इक्वल है AC के साथ, तो मेरी साइड AB का जो अपोजिट एंगल है, एंगल C, ये इक्वल होगा मेरे साइड AC के अपोजिट एंगल में, जो है अपोजिट में है एंगल B के साथ। क्लियर हो गई बात? अगर हमारे ट्रायंगल के 2 कोई भी एंगल्स इक्वल है, जैसे कि एंगल B और एंगल C इक्वल है, चलो, तो फिर हमारे उसी ट्रायंगल के एंगल B का जो अपोजिट में साइड होगी ना, ये वाली AC, मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल B के अपोजिट में साइड AC, ये इक्वल होगी एंगल C जो है हमारा, देखो एंगल C, इसके अपोजिट में जो साइड है ना AB, इसके साथ। मतलब अगर 2 एंगल्स हमारे ट्रायंगल के इक्वल है,
तो इन एंगल्स के जो अपोजिट में जो साइड्स है ये भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी। जैसे कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ठीक है, तो हमारे इन एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स है, जैसे कि इस एंगल के अपोजिट में है ए बी, इस एंगल के अपोजिट में है ए सी, ये भी इक्वल है, मतलब ए बी और ए सी भी इक्वल है। ठीक है, मैंने समझ में आ गई बात, सिंपल थी। अब बढ़ते हैं तीसरे हमारे सिनारियो पर, तीसरे संबंध पर, जो कि क्या है, मजेदार सा है। देखो यहां पर ये हमारा जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके तीनों भी साइड्स अलग अलग है। ओह सुपर्ब। अब क्या होगा, सिंपल है, अब अगर तीनों भी साइड अलग अलग है तो तीनों भी एंगल्स अलग अलग होंगे, बस करेक्ट। जैसे कि पहला वाला केस था, तीनों भी साइड सेम तो तीनों भी एंगल सेम। यहां पर तीनों भी साइड्स अलग अलग तो तीनों भी एंगल्स जो है वो अलग अलग। ठीक है, चलो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, अलग अलग है तो इनको मैं अलग अलग तरीके से डिनोट कर दिया मैंने। पर ये सिर्फ अलग अलग नहीं है, ये अलग इस तरह से है कि जो हमारे ट्रायंगल की सबसे ग्रेटेस्ट साइड होगी, जो कि ये है, देखो इस ट्रायंगल की सबसे ग्रेटेस्ट साइड, तो इस ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा, जैसे कि ये होगा हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में से ग्रेटेस्ट एंगल मेजरमेंट में। ओके, इस तरह से अलग अलग होते हैं ये। ओके, तो थोड़ा मैं इसको लिख के बताता हूं आपको, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा तीसरा केस कैसा है कि हमारे तीनों भी साइड्स अलग अलग है। जैसे कि यहां पर मैं ले रहा हूं ए बी और सी, तो मेरी ए बी जो है साइड वो इज नॉट इक्वल टू है बी सी के साथ, ठीक है, और वो ही नॉट इक्वल टू है ए सी के साथ। ठीक है, चलो तो मेरे तीनों भी एंगल्स, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। सिंपल, यहां तक तो बात कहानी समझ में आ गई। अब कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, ये एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है, ठीक है, पर ये किस तरह से होते हैं, इतना ही नहीं है सिर्फ। ओके, जब तीनों भी साइड्स अलग अलग है तो तीनों भी एंगल्स अलग अलग होते हैं। किस तरह से कि भाई जो ग्रेटेस्ट साइड है, जैसे कि AC, हमारी AC, इसके अपोजिट में जो एंगल है B, ओके, ये होगा ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, ओके। अब मैं इस फिगर को देख के और कुछ देख के थोड़ा समझा सकता हूं आपको, क्योंकि जो आपको समझना है, जैसे कि यहां पर देखो AC सबसे बड़ी साइड है, फिर उससे छोटी थोड़ी BC है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं AC से छोटी है BC, और फिर BC से छोटी है हमारी साइड AB, तो BC से भी छोटी है हमारी साइड AB। अब अगर मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, AC के अपोजिट में एंगल है B, करेक्ट, तो AC साइड के अपोजिट में है एंगल B। उसी तरह से अगर मैं BC साइड के अपोजिट में एंगल लिखूंगा वो है एंगल A, तो मैं यहां पर लिख देता हूं BC के नीचे एंगल A, और फिर मैंने AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है वो भी लिख दिया, AB के अपोजिट में एंगल है एंगल C, तो मैंने वहीं पर नीचे लिख दिया एंगल C। तो जैसे यहां पर ये साइड्स के लेंथ में जो रिलेशन है कि भाई इससे कम ये है, इससे कम ये है, वैसे ही अगर AC से छोटा है लेंथ BC का, तो AC के अपोजिट में जो एंगल है एंगल B, AC के अपोजिट में जो एंगल है एंगल B, उससे छोटा है मेजर एंगल A का, जो है BC के अपोजिट में, जो कि है BC के अपोजिट में एंगल A दिख रहा है BC के अपोजिट में। और उसी तरह क्योंकि देखो BC का जो लेंथ है वो, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं BC का जो लेंथ है बड़ा देन एंगल AB, देन साइड AB, ठीक है, तो BC के अपोजिट में जो एंगल A है वो होगा बड़ा देन AB के अपोजिट में एंगल जो है एंगल C, उससे। देखो AB के अपोजिट में एंगल जो है एंगल C, उससे। तो क्या समझना है, हमें देख के ही पता चलेगा कि भाई साइड्स की लेंथ मैंने बता दिया आपको किसकी ज्यादा है, उस ऑर्डर में। बस क्या करना है, इन साइड्स के नीचे उनके अपोजिट में जो एंगल्स है उनको लिख देना है,
बस। और फिर जो भी ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है यहाँ पर, उसी ऑर्डर में नीचे भी लिख देना है, मतलब नीचे भी वही ऑर्डर डाल देना है, वही सिंबल डाल देना है, ग्रेटर देन वाला, ऐसे। तो उसी ऑर्डर में ये एंगल्स की भी मेजरमेंट्स होंगी, ये हमको समझ में आता है। बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा जरा और कॉम्प्लेक्स था थोड़ा सा पहले 2 केसेस से, पर इजी था। ओके, अब अगर मैं इसी चीज को उल्टा करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उल्टा कहूं कि भाई मेरे ट्रायंगल्स के तीनों भी जो एंगल्स हैं वो अलग अलग मेजर्स के हैं, मतलब तीनों भी एंगल्स अलग अलग हैं मेरे, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, अलग अलग है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है मेरे ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स जो है वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ए बी, बी सी और ए सी ये अलग अलग है एक दूसरे से, ए बी, बी सी और ए सी, इनके लेंथ्स भी अलग अलग है साइड्स के। अब ये इनके लेंथ्स अलग अलग है किस तरह से कि भाई जो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल होगा, जो कि है यहां पर देखो एंगल बी, ओके, इसके अपोजिट में ये देखो ये एंगल बी हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है, ठीक है। तो ये जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा एंगल बी, इसके अपोजिट में जो साइड है, साइड ए सी, ये होगा ग्रेटेस्ट साइड अमॉन्ग द अदर साइड्स, मतलब इस साइड की लेंथ ग्रेटेस्ट होगी देन द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? जो ग्रेटेस्ट एंगल है इन तीनों में, जैसे कि यहां पर है एंगल बी, उसके अपोजिट में जो साइड होगी, जैसे कि यहां पर है जैसे कि यहां पर है साइड ए सी, वो होगी ग्रेटेस्ट साइड अमॉन्ग द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? तो अगर इसी ऑर्डर में अगर मैं लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि यहां पर देख के मुझे समझ में आ रहा है एंगल बी सबसे बड़ा है, उससे छोटा है हमारा एंगल ए, और फिर उससे छोटा है हमारा एंगल सी। तो अगर मैं इन एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स है वो भी लिख दूं, जैसे कि एंगल बी के अपोजिट में है ए सी, दिख रहा है, तो मैंने ए सी लिख दिया। एंगल ए के अपोजिट में है बी सी, ठीक है, तो मैंने बी सी लिख दिया। और फिर एंगल सी के अपोजिट में है हमारा ए बी, ठीक है, तो मैंने ए बी लिख दिया। तो ये साइड्स की लेंथ में भी सेम टाइप का डिक्रीज दिखेगा, सेम ऑर्डर में डिक्रीज दिखेगा, जैसे हम लोग ने पहले वाले, मतलब इससे थोड़े से जस्ट इसी सिनारियो में देखा था, बस यहां पर दिख रहा है आपको, इसी तरह से यहां पर भी। क्लियर हो गई बात? ओके, इतना ही हमें संबंधों को समझना था साइड्स और एंगल्स के बीच वाले। तो अब शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को समझने के लिए, जो बहुत ही जरूरी है अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें, जैसे कि मीडियन, ऑल्टीट्यूड, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर। अब इनका नाम तो आपने सुना ही होगा पक्का, पर दिमाग में बिल्कुल कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही होगी, कंफ्यूजन तो हुआ ही होगा। अगर नहीं हुआ है तो बढ़िया, पर इन चीज़ों को एकदम अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं कुछ ऐसे मज़ेदार चीज़ें लेके आओ ना, तो दिमाग में चिपक ही जाएंगी आपकी। जैसे कि आप शुरुआत करें हम लोग मीडियन से, तो मीडियन को समझने के लिए मैंने एक मस्त सा पिज़्ज़ा लिया हुआ है। अब देखो कहानी के फॉर्मेट में समझेंगे इसको। ये पिज़्ज़ा जो है 8 स्लाइसेस वाला है, तो बढ़िया, और घर में 8 ही लोग हैं आपके, तो उन्होंने 7 लोगों ने उनका पीस उठा लिया। अब आप ही बचे हो और आप जगह पे तो हो नहीं, खेलने कूदने गए होंगे। तो जब आप वापस आए, आपके लिए एक स्लाइस तो पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, पर आपके साथ साथ आपका छोटा कजिन भाई भी आ गया। चलो, अब बड़ा सवाल आता है कि ये जो बाकी के स्लाइसेस तो गायब हो गए, खा लिया, गट्टुम हो गए लोगों ने, अब बचा सिर्फ ये ही स्लाइस। अब क्या किया जाए इसके साथ? क्योंकि देखो कुछ ऑप्शन है मज़ेदार मेरे पास, जो आप भी सोच सकते हो कि ऐसे करने पर क्या हो सकता है, थोड़ा सा फन आएगा, मजा आएगा। आपने ना ये स्टार्टिंग वाला पार्ट खुद ही खा लिया, एकदम मस्त चीजी वाला, और निचला वाला पार्ट ना आपके भाई को दे दिया, तो उसको बुरा लगेगा, बोलेगा कि यार इसने तो अच्छा वाला पार्ट खाया, मुझे तो अच्छा वाला नहीं दिया। ओके, शायद अगर आपने अच्छा वाला उसको दे दिया, आपने ये निचला वाला थोड़ा क्रंची वाला पार्ट खाया, जो आपको पसंद नहीं है, फिर आपको बुरा लगेगा कि यार मुझे भी ज़्यादा चीज़ खाना था या फिर ज़्यादा स्टफिंग खाना था। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना कि भाई दोनों भाइयों को, मतलब आपको और आपके भाइयों को ठीक से
मिल जाए पिज्जा का स्लाइस। तो क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक आइडिया है जो आप यूज कर सकते हो। आप ना ये जो हमारा क्रस्ट है ना पिज्जा का, वो एकदम बाहर वाला, बरोबर इसके बीचों बीच नाइफ से यहां पर इधर कट करना थोड़ा सा, इस तरह से कि भाई ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट, जैसे कि देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ओके, बीच में कट करने के बाद ये दो पार्ट्स एकदम सेम टू सेम साइज में होने चाहिए। और फिर क्या करना है, सिंपल, नाइफ को ऐसे ही घुमा दो यहां से लेके इस पॉइंट तक और काट दो। तो देखो दोनों को भी मस्त सब कुछ आ जाएगा ऑलमोस्ट। कोई बोलेगा नहीं कि यार मुझे इतना ही आया उतना ही आया, दोनों भी खुशी खुशी खा लोगे। अब ये जो पार्ट हम लोग ने कट कर दिया, या फिर ये जो हम लोग ने नाइफ से लाइन खींच दी इस स्लाइस के बीच में, यहां से इस वाले हमारे पिज्जा के साइड के सेंट्रल पॉइंट से या फिर मिड पॉइंट से लेके हमारे इसी पिज्जा के स्लाइस के इस एंड तक, एक चोटी तक, इसी लाइन को हम लोग कहेंगे मीडियन। समझ में आई बात? तो जैसे कि यही ट्रायंगल अगर मैंने यहां पर बनाया ऐसे पिज्जा का स्लाइस का, तो मैंने बस बोला आपको कि इस ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट लो और फिर इस साइड के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां तक एक लाइन खींच दो जो कि होगी हमारी मीडियन। ओके, तो ये लाइन क्या कर रही है, इस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बस। तो कुछ ट्रायंगल्स है मेरे पास। अब क्या करोगे, आप भी इसी सेम तरीके से ट्रायंगल्स बनाओगे मेरे साथ, जो मैंने ऑलरेडी बनाए रखे हुए, और आप ट्राई करोगे पहले इस साइड के लिए मीडियन बनाने की, फिर इस साइड के लिए, और फिर इस साइड के लिए। चलो शुरू करो, मैं भी बना रहा हूं आपके साथ। ओके, मतलब आप क्या करना है, पॉज करना है, कोशिश करनी है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप बना पाओगे। थोड़ी बहुत अगर कहीं पर दिक्कतें आ रही होंगी तो मैं तो बना के दिखाने वाला हूं, और क्लियर हो जाएगा हमें कि भाई मीडियन क्या होता है। चलो आहिस्ते से शुरू करते हैं। तो इस साइड के लिए आई होप आपने देखो ट्राई किया होगा पॉज करके, अब रिज्यूम बैक भी किया होगा देखने के लिए कि आपने सही मीडियंस बनाए कि नहीं, हर एक साइड के लिए, हर एक ट्रायंगल की। तो इस साइड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसके मिड पॉइंट को ढूंढूंगा, सिंपल, और इस साइड के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन खींचूंगा इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स तक, जो मैंने खींच दिया अभी। ये हो गई हमारी मीडियन। तो अगर मैं इसको नाम दूं फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, तो ये जो हमारी, और ये पॉइंट मिड पॉइंट जो है डी, तो ये ए डी जो है हमारा मीडियन है। और ये जो साइड है इस मिड पॉइंट डी के वजह से ये साइड बी डी, ये साइड जो बी सी है हमारी, ये दो इक्वल पार्ट्स में टूट गई है, बी डी और डी सी। इसी तरह से यहां पर भी सपोज ये ए बी सी ट्रायंगल है, तो इस साइड का मिड पॉइंट मैंने लिया और फिर मैंने यहां से इस ए सी साइड के अपोजिट में जो वर्टेक्स है बी, यहां तक लाइन खींच दी। ये भी बन गया हमारा मीडियन। तो मीडियन का नाम रहेगा बी डी। ओके, तो यहां पर जो मीडियन बना है पहले वाले ट्रायंगल में ए डी, ये मीडियन है करस्पॉन्डिंग टू द साइड बी सी, क्योंकि जिस साइड के मिड पॉइंट से हम लोग ने मीडियन की लाइन खींची है उसके करस्पॉन्डिंग वो मीडियन होगा। बस इतना ही समझना है। अब यहां पर आप बताओगे ये जो बीडी मीडियन है वो किस साइड के करस्पॉन्डिंग है। चलो आपने बताया होगा एसी, करेक्ट, क्योंकि एसी के मिड पॉइंट से खींचा हुआ है हम लोग ने। और यहां पर ए बी सी ट्रायंगल है, तो इसमें भी अगर ये साइड की बात कर रहा हूं मैं, ए बी साइड की, तो इसमें बीच वाला जो पॉइंट है ये, ओके, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, लाइन थोड़ी सी बाजू में हट गई, यहां पर है। तो ये वाली पॉइंट है मिड पॉइंट हमारा ए बी का। अब इस मिड पॉइंट से हम लोग इस ए बी साइड के अपोजिट वर्टेक्स तक लाइन खींचेंगे जो कि है सी। तो हमारी सपोज सी ई बन गया हमारा मीडियन, ये वाला करस्पॉन्डिंग टू साइड ए बी। तो आई होप आपको मीडियन की कहानी तो समझ में आ गई होगी। क्या होता है मीडियन, बस दैट्स इट, इतना ही चीज होता है। अब मीडियन के बारे में कुछ और खास बात समझनी है। क्या खास बात होती है, तो अगर एक ट्रायंगल में ले रहा हूं ऐसे, जो मैंने लिया है ऑलरेडी, यहां पर देखो ए बी सी, और मैंने इसके तीनों भी मीडियंस ड्रॉ कर दिया। फिर से नहीं ड्रॉ करेंगे ना, मैंने एक ही बार में ड्रॉ करके रखे हुए, आपको पता है कैसे ड्रॉ किया। तो हुआ क्या है
ये तीनों मीडियंस ड्रॉ करने के बाद तीनों भी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर। तो इसका मतलब हमारे ट्रायंगल के पास 3 मीडियंस होते हैं। सबसे पहली बात, हर एक साइड का एक मीडियन। तो मीडियन कितने होते हैं हर एक ट्रायंगल में? 3 लिख दिया मैंने। और ये जो तीनों भी मीडियंस हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पर, तो हम लोग कहते हैं कि ये कॉन्करेंट होते हैं। समझ में आ गई बात? ओके, तो कॉन्करेंट। अब ये जो पॉइंट है जहां पर ये तीनों भी मीडियन एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर पॉइंट ओ लूं, या फिर पॉइंट, हाँ चलो ओ ही ठीक है, कोई बात नहीं, तो ओ लूं, तो ये ओ जो है यहां पर सब मीडियंस क्रॉस कर रहे हैं। जैसे कि देखो ये लाल वाली जो लाइनें हैं वो मीडियन है, जानबूझ के देखो ऐसे लिया है मैंने। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर इसको नेमिंग कर दूं डी ई एफ, तो हमारा सी डी ए ई और बी एफ ये सारे मीडियंस है करस्पॉन्डिंग टू साइड्स, ये ए बी और ये ए सी और ये बी सी। ओके, मतलब ये तीनों साइड के ये 3 मीडियंस है। इन शॉर्ट मुझे ये बताना था। बात समझ में आ गई? थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया रहेगा मेरे से सीक्वेंस। बताने वाली बात यही थी कि ये तीनों भी मीडियंस है हमारे, सी डी बी एफ ए ई, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर जो कि है ओ। तो हमारा ओ जो है ये बन गया सेंट्रॉइड। अब एक लास्ट वाली खास बात है जो इस मीडियन के बारे में आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। वो क्या है? ये जो पॉइंट है ना सेंट्रॉइड, ये बड़ा बदमाश है। ये क्या करता है, ये जो हमारा मीडियन है ए ई या फिर सी डी या फिर बी एफ, इनमें से कोई भी वाला मीडियन इस ट्रायंगल का, इसको ये डिवाइड कर देता है इन द रेशियो ऑफ 2:1। किसको? मीडियन को डिवाइड कर देता है, किसी भी मीडियन को, हमारे तीनों मीडियन में से किसी भी मीडियन को। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझना जरूरी है। बस हाँ, बस याद हो गया, हाँ मीडियन को डिवाइड कर देता है इन द रेशियो ऑफ 2:1 सेंट्रॉइड। बस, पर समझेंगे कैसे, क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए ई जो है इसकी लेंथ है सपोज 6 सेंटीमीटर, पूरी ए ई की। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ओ है ये इसको 2:1 रेशियो में बांट रहा है। मतलब ये जो बड़ी वाली जो हमें लेंथ दिख रही है ये 2 पार्ट्स है हमारे टोटल ए ई मीडियन के, और ये जो छोटी वाली साइड दिख रही है हमें, मतलब छोटी वाली जो सेगमेंट दिख रही है ओ ई, ओके, ये 1 पार्ट है हमारे पूरे मीडियन ए ई का। ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। तो इसका मतलब ए ओ इज टू ओ ई। ठीक है, समझ में आई बात? ए ओ इज टू ओ ई दिख रहा है, ए ओ इज टू ओ ई, ये है 2:1। ठीक है, ये है 2:1। इसका मतलब ये पूरी की पूरी ए ई है 6 सेंटीमीटर। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं कि भाई ए ई जो है 6 सेंटीमीटर है, और ए ई बना हुआ है किससे? ए ओ प्लस ओ ई से। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए ओ प्लस ओ ई, जो कि है भाई 6 सेंटीमीटर से इक्वल। अब अगर मैं मान लूं कि भाई ये ए ओ और ओ ई जो है, मतलब दोनों भी इस रेशियो में है, हमें तो पता है, पर मैं अगर x जोड़ दूं इनमें कि भाई ए ओ और ओ ई का रेशियो कैसा है 2x इज टू 1x, और अगर मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं ए ओ 2x है, ओ ई 1x है, ये इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है। इसी को सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर आएगा, बरोबर। और फिर x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर, बरोबर। अब मैं AO में, जो AO हमारा क्या है 2x मैंने मान लिया था ना, तो मैं अगर लिख दूं कि भाई AO इज इक्वल्स टू 2x विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि x क्या है भाई 2 सेंटीमीटर है ना, तो क्या होगा AO तो होगा 4 सेंटीमीटर। और उसी तरह से अगर मैं OE कितना है ढूंढना चाहूं, तो OE क्या है 1x, क्योंकि रेशियो में वो 1 है, तो 1 इंटू 2 सेंटीमीटर तो हो गया 2 सेंटीमीटर, तो OE की भी वैल्यू मिल गई। तो समझ में आ रही बात? बस पढ़ के हाँ भाई 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, इसको ऐसे ही याद करके छोड़ दिया तो कुछ फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपको
पता ही नहीं चलेगा कि इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर अब मैंने बताया आपको कि पूरी अगर मीडियन की हमें लेंथ दी होगी और अगर सेंट्रॉइड भी दिया होगा तो हम लोग जो मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है सेंट्रॉइड की वजह से, उन 2 पार्ट्स की भी हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें पूरी मीडियन की लेंथ पता होनी चाहिए। जैसे कि हमको पूरी मीडियन की लेंथ ए पता थी, तो हमने AO और OE इनकी भी लेंथ ढूंढ ली। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि भाई सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है तो इसका ऐसे इस्तेमाल हो सकता है। तो मजेदार चीज है ना। चलो, तो अब ऑल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर की बारी है। मीडियन और सेंट्रॉइड तो हो गए। अब ऑल्टीट्यूड तो एकदम आसान सा है। क्या करना है, आपने कई बार ना ऑल्टीट्यूड इस शब्द को सुना होगा, जो कि एक्चुअल में हम लोग हाइट के बदले में भी कभी कभी यूज करते हैं। जैसे कि कभी कभी सपोज अगर ये माउंटेन दिख रहा है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हाइट ऑफ द माउंटेन इतना इतना है। तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ऑल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन इतना इतना है। तो इन शॉर्ट ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट ही होता है। सपोज ये जिसको दिख रहा है मस्त माउंटेन सा, अब अगर हम लोग इस माउंटेन की हाइट ढूंढना चाहे तो कुछ ये ट्रायंगुलर शेप जैसा आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल, देखो मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये रहा। तो अगर मुझे इस माउंटेन की हाइट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस माउंटेन की चोटी को लेके पकड़ना पड़ेगा। चोटी का ये जो पॉइंट है वहां से लेके इस माउंटेन के बेस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। बरोबर, ये थोड़ा नीचे खिसक गया परपेंडिकुलर मेरा, इसको मैं यहीं पर रुका देता हूं बेस तक। तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और इस परपेंडिकुलर की जो भी लेंथ होगी वही होगी हमारे माउंटेन की हाइट। और ऐसे हमारे लाइन सेगमेंट को ही हम लोग ऑल्टीट्यूड कहते हैं, जो कि सपोज ये ट्रायंगल के इस साइड को करस्पॉन्डिंग है। दिख रहा है निचला वाला बेस वाला साइड, क्योंकि ये इस साइड को परपेंडिकुलर है और इस साइड के अपोजिट वाले वर्टेक्स से आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो सिंपली ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, जो कि हम लोग हमेशा ढूंढते हैं कैसे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बेस को। तो वैसे ही ट्रायंगल के केस में भी ऑल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट ही समझ लो, ट्रायंगल की हाइट बस। तो चलो सेम एक्टिविटी, 3 ट्रायंगल्स हैं, फटाफट पॉज करो, फटाफट ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने की कोशिश करना। प्रोट्रैक्टर वगैरह तो आपके पास होगा ही, या फिर सीधे सीधे स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, आपको 90 डिग्री एंगल का तो पता होगा ही मोस्टली। तो फॉर एग्जाम्पल आपने किया होगा अभी, ट्राई वगैरह बनाया भी होगा एकदम बढ़िया से। चलो मैं फटाफट बना के दिखाता हूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ ABC, तो अगर मैं BC साइड को करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या है, मैं क्या करूंगा, इस BC साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो A से स्टार्ट हो रहा है। बना दिया। तो ये जो AD है मेरा, ये है ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड BC। वही तरीके से अगर ये साइड की बात करूं, ABC ट्रायंगल के AC साइड की, तो इस साइड को मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा उसके अपोजिट वर्टेक्स से, AC साइड के अपोजिट वर्टेक्स से, B से। ये हो गई हमारी ऑल्टीट्यूड। सपोज ये भी है BD, तो BD भी ऑल्टीट्यूड है हमारा करस्पॉन्डिंग टू साइड AC। उसी तरह से इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसमें भी देखो ये साइड है, इस साइड यही साइड बची हुई है अपनी, बेस हो गया, ये वाली साइड हो गई, ये वाली। अब तो ABC में अब AB साइड हम लोग देख रहे हैं, तो इस AB साइड के लिए भी मैं क्या करूंगा, इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो उसके अपोजिट वर्टेक्स से शुरू हो रही है। तो ये भी हमारी हो गई ऑल्टीट्यूड CD। इजी था ना। अब इन ऑल्टीट्यूड्स को मैंने क्या किया, एक ही ट्रायंगल को पकड़ा और तीनों भी साइड्स के ऑल्टीट्यूड्स मैंने ड्रॉ किए। तो हमें क्या पता चलता है कि भाई ट्रायंगल को 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं और ये तीनों भी ऑल्टीट्यूड्स में खास बात क्या है, मीडियन जैसे ही ये भी कॉन्करेंट है। मतलब आप बताओ कॉन्करेंट मतलब क्या होता है, बताया होगा आई होप आपने। मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रही है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक सिंगल पॉइंट है, जैसे कि यहां पर दिख रहा है पॉइंट। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ऑल्टीट्यूड भाई कॉन्करेंट है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग, अब सेंट्रॉइड तो नहीं कह सकते ना क्योंकि वो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसीलिए अलग नाम है भाई ऑर्थो सेंटर। अब आप कहोगे सर ऑर्थो सेंटर भी मीडियन जैसा, सेंट्रॉइड जैसा काम करता है क्या? तो वहां तक हमें पहुंचना ही नहीं है। ऑर्थो सेंटर यहां तक हम लोग आ गए, तो मीडियन, ऑल्टीट्यूड, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलो थोड़ा अब एंगल्स के बारे में फटाफट एक बार
जो बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक है वो समझ लेते हैं। तो ये एकदम बच्चों बच्चों वाली चीज़ है, अब एकदम दिमाग में आपके फिट होनी चाहिए कि भाई हमारे ट्रायंगल्स के तीनों भी एंगल्स के मेजर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये होता है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर हम लोग कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स, जो कि होता है 180, क्योंकि राइट एंगल क्या है 90 डिग्री, तो 2 × 90 180। क्लियर? तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एकदम फिक्स। अब फिर से मैं बताऊंगा नहीं कभी मैं, ओके? आपको एकदम दिमाग में चिपकी रहनी चाहिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली ट्रायंगल की खास बात है ये। अब एंगल्स की अगर बात करें हम लोग, तो अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं AB, ठीक है, और C। तो अगर मैं इस साइड को AC को ऐसे खींच के एक्सटेंड करूं आगे ऐसे, या फिर अगर मैं इस साइड AB को ऐसे खींच के एक्सटेंड करूं, या फिर अगर मैं इस साइड BC को ऐसे खींच के एक्सटेंड करूं आगे, तो कुछ एंगल्स बनेंगे, जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको ये वाला एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे एक्सटेंड करके यहां पर ऐसे एरो लगा दी, ओके, और मैंने यहां पर इसको नेमिंग दे दी ABC के बाद D, सपोज E, और यहां पर है ये F। तो कुछ एंगल बनेगा, देखो DAB, ओके, डैब। तो ये जो हमारा डैब एंगल है, दिख रहा है, ये एंगल जो बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो क्या है, देखो, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, जैसे कि यहां पर मैंने एक साइड जो है ट्रायंगल की उसको मैंने आगे खींच दिया, तो द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया मेरा डैब नाम का, ओके। क्या है ये? इज इक्वल टू, ये एक्सटीरियर एंगल डैब लिख देता हूं मैं यहां पर, एंगल डैब इज इक्वल टू किससे? सम ऑफ दो एंगल्स के सम से। अब ये दो एंगल्स कौन से होंगे? ये दो एंगल्स होंगे, ये हमारा जो एंगल ए है, ओके, इसके मतलब या फिर ये जो हमारा एंगल DAB है, ये ऐसे कहते हैं, एंगल ए को नहीं कहेंगे हम लोग, ये जो हमारा एंगल DAB है, ओके, इसके एडजेसेंट वाला नहीं, इसके अपोजिट वाले जो एंगल्स है ना, इनके सम से इक्वल होगा हमारा डैब, ठीक है। तो क्या है हमारे अपोजिट वाले एंगल्स? एंगल B और एंगल C, ऐसे लिख सकता हूं मैं सिर्फ, ओके, या फिर एंगल ABC, टू बी वेरी प्रिसाइज, एंगल ABC और एंगल ACB और एंगल ACB, ओके। सो इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर ये अंदर वाला एंगल जो है, इसको इंटीरियर एंगल कहेंगे हम लोग, जो ट्रायंगल के अंदर है। जब हम लोग ऐसे साइड को एक्सटेंड करने के बाद जो बाहर एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी आपको। अब ये जो इंटीरियर एंगल्स है, हमारे ट्रायंगल के 3 ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 1 2 3। तो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा ऐसे, ओके, ये इक्वल होगा टू द सम ऑफ दो इंटीरियर एंगल्स जो कि अपोजिट होने चाहिए। दिख रहा है आपको? यहां पर है, इसके बगल में नहीं है, ओके, इसके अपोजिट में है, ठीक है। इसके बगल वाला एंगल मतलब ये इंटीरियर एंगल जो कि है एंगल BAC। तो ये इक्वल है किससे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल्स जो कि इसके एडजेसेंट में नहीं, इसके अपोजिट में होने चाहिए, ठीक है, मतलब दूर, बगल में नहीं बल्कि दूर वाले, ठीक है। तो इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। बस इतना ही समझना था। तो अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया है DAB को, उसी तरह अगर मैं यहां पर मैंने AB को एक्सटेंड किया था, तो मेरा एंगल बन गया था EBC, करेक्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां पर थोड़ा अलग मैं ये देता हूं, EBC ये एंगल है मेरा, तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। अब ये भी इक्वल होगा, लिख देता हूं मैं, एंगल EBC ये भी इक्वल होगा, ओके, टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स जो कि उसके एडजेसेंट में नहीं होगा, इंटीरियर एंगल, अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे कि एंगल यहां पर ये वाला A और एंगल C, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एंगल BAC, इस एंगल A को मैं ऐसे लिख सकता हूं ठीक से एकदम, एंगल BAC
और एंगल ए सी बी। ठीक है, उसी तरह अब आप मुझे बताओगे, अगर मैंने यहां पर एक्सटेंड कर तो दिया है मैंने, ठीक है, एंगल ए सी एफ बन गया है इस साइड को एक्सटेंड करने पर, बी सी को एक्सटेंड करने पर, तो ये एंगल ए सी एफ किसके साथ इक्वल होगा? चलो फटाफट बताओ। ओके ओके, आई होप आपने लिख दिया होगा आंसर। अब बारी है आंसर सही है कि नहीं गलत देखने की। तो ये जो ए सी एफ है ये इक्वल होगा टू द टू इंटीरियर एंगल्स जो कि एडजेसेंट में नहीं बल्कि अपोजिट में है, तो ये वाले, तो एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बी ए सी या फिर सी ए बी कैसे भी लिख दो, तो मैं एंगल बी ए सी ऐसे लिख देता हूँ, प्लस एंगल बी कैसे लिख सकता हूँ मैं? ए बी सी या फिर सी बी ए कैसे भी, तो एंगल ए बी सी लिख देता हूँ मैं, एंगल ए बी सी। तो आपको समझ में आ गई होगी ये वाली भी सिंपल सी ट्रायंगल्स के एंगल्स की अजीबोगरीब प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्रक्स वाले कॉन्सेप्ट पर, जो कि है कॉन्ग्रुएंसी। और कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में बड़ी सारी चीजें पढ़ने वाले। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये जो कॉन्ग्रुएंट शब्द है इसका मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल, इक्वल, ऐसे समझ लो आप। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। तो अब आसान हो गया ना। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब इक्वल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये होते क्या है इक्वल ट्रायंगल्स? चलो मैं समझाता हूं आपको। तो अगर मैंने ये दो ट्रायंगल्स लिए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? अब ये दो ट्रायंगल्स इक्वल है या नहीं है, इनको अगर हमें पता लगाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो ऑरेंज वाला ट्रायंगल है ना, इसको मैं लूंगा और ट्राई करूंगा कि ये येलो वाले ट्रायंगल के ऊपर ऐसे लगाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल इस तरह से इस येलो वाले ट्रायंगल के ऊपर आ गया कि येलो वाला ट्रायंगल, देखो दिख रहा है आपको येलो वाला ट्रायंगल, पर मैं आप ऑरेंज वाला ट्रायंगल इसके ऊपर लगा रहा हूं, तो इस तरह से अगर आ गया कि भाई हमारा येलो वाला ट्रायंगल गायब ही हो जाए, जैसे कि अभी देखो हो गया होगा गायब, करेक्ट? आपको सिर्फ ऑरेंज वाला ट्रायंगल ही दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये जो दो ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर इक्वल है। ठीक है, पर अब क्या है ना, अगर हम लोग किताबों में ऐसे कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ किए होंगे और क्या कहा होगा कि भाई बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो हम लोग थोड़ी किताबों को काटते बैठेंगे, पेजेस को काटेंगे, फिर वहां से ट्रायंगल को निकालेंगे और देखेंगे कि ओवरलैप हो रहा है या नहीं। ओके, ये तो समझने वाली बात थी कि ऐसे ट्रायंगल्स जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, एग्जैक्टली एकदम कोइंसाइड होंगे, उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। पर ये अप्रोच तो चलेगा नहीं ना भैया, जब हम लोग सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे तब। तो ये काटा कुटी चिपका चिपकी ये नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं फिर जिससे हमें पता चले कि भाई जो दिए हुए ट्रायंगल्स होंगे ड्रॉ किए हुए वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा और इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या हम लोग ज्योमेट्री के नॉलेज के हिसाब से एंगल साइड जो हम लोग ने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े उनका इस्तेमाल करके कैसे बता सकते हैं पेपर पर जो भी ट्रायंगल्स बने हुए होंगे उनको बिना काटा कुटी चिपका चिपकी करके कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। मतलब क्या होता है, अब अगर दो ट्रायंगल जो दिए हुए हैं ये हम लोग कब कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है बिना उसको काट के चिपकाए? कब? जब ध्यान देना, जब ये जो तीन एंगल्स है एक ट्रायंगल की, ठीक है, ये वाली एंगल मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल का नाम ए बी सी और इस ट्रायंगल का नाम डी ई एफ। तो मैं इन दो ट्रायंगल्स को कब कह सकता हूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहले ये जो तीनों एंगल्स है इस ट्रायंगल की ए बी सी के, ओके, इसके एंगल्स ट्रायंगल डी ई एफ के साथ, ओके, कुछ इस तरह से इक्वल होने चाहिए कि भाई एंगल ए जो है ये एंगल डी से इक्वल है, एंगल बी जो है ये एंगल ई से इक्वल है। देखो मैंने दो डंडियां बनाई ऐसे, एक ये इक्वल इससे है इसलिए मैंने एक ही लाइन खींच दी ऐसे बताने के लिए। ये एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल ई के साथ, ठीक है, और फिर ये एंगल सी जो है ये एंगल एफ के साथ इक्वल होना चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन। मतलब क्या, तो तीनों एंगल्स जो है हमारे एक ट्रायंगल के, वो तीनों एंगल्स दूसरे हमारे जो ट्रायंगल है उसके साथ इक्वल होने चाहिए, ईच टू ईच। मतलब ये इक्वल इसके साथ, ये इक्वल इसके साथ, ये इक्वल इसके साथ, इस तरह से। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, ये पहली तो थी एंगल्स की, दूसरी है साइड्स की।
जो तीनों भी साइड्स है हमारी, ओके, कुछ ऐसे, ये तीनों साइड्स में हमारा पहली ट्रायंगल की ये जो साइड ए बी है ये इक्वल होनी चाहिए इस ट्रायंगल के एक साइड के साथ, डी, सपोज डी ई है, ये जो साइड है ये इक्वल होनी चाहिए इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के साथ, ओके, और ये जो साइड है ए सी ये इक्वल होनी चाहिए इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के साथ। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं मतलब हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये ए बी सी और मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है और ये जो हमारा ट्रायंगल डी ई एफ है ये कॉन्ग्रुएंट है। अब लिखेंगे कैसे, ओके, वो थोड़ी सी एक दिक्कत है। मैंने तो बोल दिया चलो कि भाई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पर अगर मैं इसको लिखूं तो ट्रायंगल ए बी सी, ओके, अब ये ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ को, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा शॉर्टकट है। कॉन्ग्रुएंट के लिए ये शॉर्टकट है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस फ्रेज को हम लोग इस शॉर्टकट से लिखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ओके। अब अगर मैं इसी चीज को कुछ अलग अंदाज में लिखूं, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप तो कहोगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, हाँ ना, मतलब इसको, इस ट्रायंगल को अगर मैं बोलूं तुम इसको ऐसे भी पुकार सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी है ये, या फिर ट्रायंगल ए सी बी है ये, या फिर ट्रायंगल बी ए सी है ये, ओके। तो हम लोग इसको अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो इसीलिए सर आपने भी यहां पर ए बी सी की जगह पे ए सी बी लिख दिया, ए सी बी लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, पड़ता है। जब आप कभी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है ये बता रहे हो ऐसे लिख के, तो जब ऐसे लिख के बता रहे हो तब आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही ट्रायंगल का नाम लिखा रहना चाहिए। अब वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ओके, इस तरह से कि देखो यहां पर जो हमारा एंगल ए है वो एंगल डी के साथ इक्वल है, तो ए और डी, ओके, की जगह सीक्वेंस में, लेटर्स के सीक्वेंस में सेम पॉइंट पे होनी चाहिए, सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। अब एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, तो मैं अगर ए को पहले लिख रहा हूं ट्रायंगल के नाम में, तो यहां पर भी ट्रायंगल के नाम में डी पहले होना चाहिए। समझ में आ गई बात। वैसे ही एंगल बी और मेरा एंगल ई सेम है, तो मैं बाद में अगर ऐसे लिख रहा हूं, ए बी लिख रहा हूं, ट्रायंगल का नाम ए से शुरू कर रहा हूं फिर बी पे जा रहा हूं, जैसे कि यहां पर गया मैं, ए से शुरू किया फिर बी पे गया मैं, तो यहां पर भी मुझे बी एंगल इक्वल है ई के, तो मुझे डी के बाद ई लिखना होगा, डी के बाद ई लिखना होगा मुझे, क्योंकि बी एंगल और ई एंगल का पोजीशन, मतलब बी एंगल और ई एंगल सेम है, तो बी और ई लेटर का पोजीशन हमारे नेम में सेम जगह पे होना चाहिए। बी अगर दूसरा लिख रहे हैं हम लोग तो ई भी दूसरा ही उसका पोजीशन होना चाहिए। अब उसी तरह एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है, करेक्ट। तो फिर अगर हम लोग आगे लिखेंगे सी लास्ट में, तो हमारा एफ भी इस ट्रायंगल के नाम में लास्ट में होना चाहिए, जैसे कि यहां पर देखो सी और एफ, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा चीजें कि थोड़ा कैसे नेमिंग करनी है। अब एंगल्स की तौर पे ही अगर देखा जाए तो थोड़ा एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं मैं, जो आपका काम आसान कर देगा। क्या करना है देखो, अगर आप इस ट्रायंगल का नाम लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल बी ए सी, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब मुझे पता है कि दोनों ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ऐसे लिख के बताने की कोशिश कर रहा हूं मैथ के फॉर्म में अपनी। तो मैं लिख रहा हूं इस ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल बी ए सी, तो मैंने लिख दिया ट्रायंगल बी ए सी। अब मैंने यहां पर जब लिख दिया ट्रायंगल बी ए सी और इस कॉन्ग्रुएंट टू लिखा, तो अब मैं दूसरे ट्रायंगल का नाम जब लिखने जाऊंगा तब मैं अब डी ई एफ लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब मैं जा रहा हूं, एक सिंपल सी ट्रिक देखो, बी ए लिख रहा हूं मैं, तो मैं उस साइड को पहले लिख रहा हूं बी ए, ओके, जिसके ऊपर ये ए की सिंगल डंडी है। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना है। तो यहां पर भी एक साइड देखो हम लोग, ओके, एक सिंगल डंडी वाली दिख गई, पर अब यहां पर एक सिंगल डंडी वाली साइड का नाम मैं डी ई भी बोल सकता हूं या ई डी भी बोल सकता हूं। तो और दूसरी चीज क्या देख सकते हो आप, देखो बी जो है ये एंगल के ऊपर मैंने डबल डंडी डाली है, तो ये बी जो है ई से इक्वल है, करेक्ट। तो थोड़ा सा इस तरह से भी आप दिमाग लगा सकते हो। या फिर देखो बी डबल डंडी वाला है, मतलब बी एंगल के पास मैंने डबल डंडी डाली है, वहां से मैंने शुरुआत की है,
तो यहां पर भी डबल डंडी वाला एंगल कौन सा है, ई, तो मैंने यहां से शुरुआत करूंगा मैं। तो अब जैसे मैं बी ए लिख रहा हूं तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा ई, सिंगल डंडी वाली साइड, और डी, तो ई डी। देखो बी ए, डबल डंडी वाला एंगल बी, और इस सिंगल डंडी वाली साइड के साथ जा रहा हूं मैं ए तक, तो डबल डंडी वाला एंगल ई, सिंगल डंडी वाले साइड के साथ जा रहा हूं मैं डी तक, तो ई डी। बस इतना लिख दिया। फिर बाद में देखो अब ऑटोमेटिकली बचा हुआ लेटर लिख दो आप। यहां पर सी था बचा हुआ, यहां पर एफ है। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। कैसे? देखो ए बी जो है डी के साथ एकदम सेम टू सेम है, तो हम लोग ने वैसे भी कर दिया है वो। ओके, बी ए इज इक्वल्स टू ई डी। देखो बी ए इज इक्वल्स टू ई डी, ठीक है। वैसे ही ए सी जो है वो डी एफ के साथ सेम टू सेम है, तो देख सकते हो आप ए सी डी एफ, ठीक है, सेम ही दिख रहा है सीक्वेंस में। वैसे ही अगर बी सी को देखो तो वो ई एफ के साथ इक्वल है साइड, तो देखो बी सी इक्वल है ई एफ के साथ। एंगल्स के बारे में अगर कॉन्फर्म करना है आपको तो एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे से इक्वल है, तो देखो एंगल ए और एंगल डी। वैसे ही एंगल बी और एंगल ई, तो देखो एंगल बी और एंगल ई, ठीक है। वैसे ही एंगल सी और एंगल एफ, तो देखो एंगल सी और एंगल एफ। पोजीशन एकदम सेम टू सेम रहेगा। कैसे भी करके आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो पहले ही बस दो लेटर को लिखने में ही थोड़ा बहुत सोच समझ के लिखना है, बाकी का तो आगे का लेटर लिख दोगे तो वैसे भी ठीक ही रहेगा वो। बस एक बार फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है तसल्ली के लिए। बात समझ में आ गई? मजा आ गया? नेमिंग कैसी करनी होती है इनकी। तो अब तक हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या है, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का नाम भी कैसे लिखा जाता है, ओके, जब हम लोग लिख रहे कि ये ट्रायंगल इसके साथ, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्रायंगल के साथ, वो भी समझ लिया। पर कुछ हमारे पास छोटी छोटी ट्रिक्स है ऐसे समझ लो, या फिर छोटे छोटे टेस्ट्स है जो हम लोग देख सकते हैं। दो ट्रायंगल्स अगर हमको दिखे तो हम लोग कुछ ऐसी चीजों को देख सकते हैं जो अगर दोनों ट्रायंगल में सिमिलर दिखी तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसे हमें कंक्लूजन आ जाएगा। अब कौन सी चीजें सिमिलर दिखी तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वो थोड़ा समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं इनमें, ओके, ये जो एक ट्रायंगल है इसके जो तीन साइड्स है, ये तीनों भी साइड्स इस दूसरे ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स के साथ इक्वल है। किस तरह से कि भाई ये जो एक ये साइड है ना, ये इक्वल है इसके साथ, ये वाला जो साइड है ये इक्वल है इसके साथ, दिख रहा है आपको, डबल डंडी डबल डंडी। और ये जो ट्रिपल डंडी वाली साइड है ये इक्वल है इसके साथ। तो इस तरह से अगर साइड्स ट्रायंगल्स के तीनों भी साइड्स, ओके, ये दो ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे तो हम लोग कहते हैं भाई ये दोनों ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब ये जब हम लोग कह देते हैं ना तो बस बाजू में हमें लिखना क्या होता है, बाय एस 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 टेस्ट, ठीक है, एस एस एस, साइड साइड साइड, देखा, साइड 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 टेस्ट। इजी था, बरोबर। इसी तरह अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, अब जिनमें मैं देख रहा हूं कि ये जो एक साइड है, ओके, और ये जो एक साइड है, इनके बीच वाला जो एंगल है, ओके, इस तरह से ये साइड और इसके बीच में जो एंगल है इसको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। सबसे पहले याद रखना, इस साइड के बीच में जो है वो। तो अगर दो ट्रायंगल्स में साइड्स जो है, ओके, वो ये साइड इसके साथ सेम है, एक सिंगल डंडी वाली साइड एक सिंगल डंडी वाली साइड के साथ, और एक डबल डंडी वाली साइड दूसरे डबल डंडी वाली साइड के साथ मतलब सिमिलर है। एकदम मैं रफ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ या फिर एकदम स्लैंग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आसान शब्दों में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर करस्पॉन्डिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, वो ही आप समझ लोगे तो आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अगर थोड़ा ठीक से इंग्लिश में बोला जाए तो ये करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग कहेंगे। ये अगर सेम है, ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड इस करस्पॉन्डिंग साइड के साथ सेम है, और ये जो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के साथ सेम है, इनके बीच वाला एंगल भी अगर सेम होगा दोनों ट्रायंगल्स का, तो हम लोग कहते हैं भाई ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। अब ये बोल लेते हैं हम लोग, तो कौन से टेस्ट से हम लोग बोल रहे हैं? ओके, ये जो सारा रामायण महाभारत मैंने बताया कि भाई ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ओके, ये अगर सेम होंगी दो ट्रायंगल्स की,
ओके, इस तरह के भाई ये इसके साथ सिमिलर, ये इसके साथ सेम है, ये साइड इसकी जैसी ही है लेंथ में, ये साइड इसकी जैसी ही है लेंथ में, ठीक है, और ये एंगल का मेजर इसके जैसा ही है मेजरमेंट में। ओके, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इतनी बड़ी लंबी कहानी नहीं बोलनी है, क्या बोलना है, SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट है। जब कभी आपको इस तरह से ट्रायंगल्स में साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स सेम दिखेंगे तब, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ओके, बाय SAS टेस्ट। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं SAS टेस्ट, ओके, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, दिमाग में चिपक गया। आगे बढ़ते हैं RHS। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सिंपल सा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के केस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हम लोग कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है, कब, जब इनका जो हाइपोटेन्यूज है और एक साइड, ओके, ये इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के साथ। मतलब सिंपली इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज से, ठीक है, और इस ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेन्यूज के बगल में जो ये साइड है, एक साइड, दो साइड में से बचा हुआ एक साइड, ये साइड की लेंथ इस ट्रायंगल के इस साइड की लेंथ के साथ मिल रही है, पूरी की पूरी सेम है। तो भाई हम लोग बोल देते हैं ये दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स भी है कॉन्ग्रुएंट बाय RHS टेस्ट, ठीक है, सिंपल था। वैसे ही अब ASA टेस्ट पर आते हैं। मतलब क्या, दो ट्रायंगल्स में ये जो दो एंगल्स दिख रहे हैं हमें यहां पर इस ट्रायंगल में, ये सिमिलर होंगे ऐसे दो एंगल्स के साथ दूसरे ट्रायंगल के, पर जो दो एंगल्स सेम है, मतलब इक्वल है, ठीक है, इक्वल बोलने की कोशिश करो, ये जो दो एंगल्स इक्वल है, ओके, दो अलग अलग ट्रायंगल्स के, ये इस तरह से है कि भाई इनके बीच में जो साइड आ रही है ना, ये भी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये चीज दिख रही है आपको कि भाई ये एंगल के साथ इक्वल है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, ओके, उसके बाजू वाला एंगल और इसके भी बाजू वाला एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है, ओके, ऐसे, ठीक है, और फिर ये जो दो एंगल्स के बीच में ये जो साइड है ये भी इक्वल है इन दो एंगल्स के बीच के साइड के साथ, तो मतलब ये दो ट्रायंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अब ये जब बोल रहा हूं मैं ये कॉन्ग्रुएंट है, ओके, ऐसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पर हम लोग लिखेंगे, तब हम लोग ये पूरा रामायण नहीं बोलेंगे कि भाई ये दो एंगल्स के बीच की साइड जो है और ये जो दो एंगल्स है ये अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के साथ सेम है और दूसरे ट्रायंगल का भी ये दो एंगल के बीच का साइड भी इसके साथ सेम है, ओके, ये पूरा महाभारत नहीं बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है जब हमको ऐसे कुछ दिखेगा, ओके, कि ये एंगल के साथ सेम है, ये एंगल इस एंगल के साथ सेम है, और ये जो साइड है इन दोनों एंगल्स के बीच की ये भी इक्वल है, ओके, इन दोनों एंगल्स के साइड के, इन दोनों एंगल्स के बीच वाले साइड के साथ इस ट्रायंगल के, तो हम लोग बोलेंगे ये भाई इक्वल है बाय ASA टेस्ट, ठीक है। अब एक आखिरी टेस्ट पर आते हैं। इस टेस्ट में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी बताऊंगा मैं। इसका नाम है AAS टेस्ट। अब कभी अगर आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जिनमें ऐसे दो एंगल्स एक ट्रायंगल के और ये एक साइड एक ट्रायंगल की सेम है, इक्वल है, ओके, दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के और एक साइड के साथ, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ये जो दो एंगल्स और साइड इक्वल है ये किस तरह से होने चाहिए कि भाई ये एंगल इसके साथ इक्वल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है और ये जो साइड है ये इसके साथ इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से एंगल साइड, समझ में आ गई बात, एंगल साइड। तो इस तरह से जब एंगल्स और साइड्स इक्वल होंगे दो ट्रायंगल की, तब हम लोग कहते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब इस पूरे रामायण महाभारत को हम लोग कहेंगे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय AAS टेस्ट। बात समझ में आ गई, दो एंगल्स और ये साइड एक ट्रायंगल की जब सेम है विथ दो एंगल्स और ये ऐसी वाली साइड, ओके, ऑफ अनदर ट्रायंगल, अब किस तरह से सेम है, ईच टू ईच, मतलब ये एंगल इसके साथ, ये एंगल इसके साथ और ये साइड इसके साथ सेम है, ओके, इक्वल है, तो हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय AAS टेस्ट। थोड़ी सी दिक्कत वाली बात क्या है, अब मैंने देखो यहां पर सेम टाइप का लिया है, दिख रहा है आपको, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड। आप बोल दोगे सर ये तो कॉन्ग्रुएंट है बाय AAS टेस्ट।
अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि जब हम लोग कहते हैं दो एंगल एक ट्रायंगल के और एक साइड उसी ट्रायंगल की सेम होनी चाहिए, दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के साथ, तो जो साइड है ना उसको थोड़ा सा ध्यान देना है उसके ऊपर। कैसे ध्यान देना है? अब देखो, पिछले वाले कुछ टेस्ट में कैसा था, कहीं पर इंक्लूडेड एंगल था, कहीं पर इंक्लूडेड साइड था, करेक्ट। जैसे कि ASA में इंक्लूडेड साइड था, SAS में इंक्लूडेड एंगल था। दिख रहा है आपको? देखो ASA में इंक्लूडेड साइड था, तो ये साइड बीच में था दोनों एंगल के, तो समझ में आ जाता है। ओके, यहां पर SAS में इंक्लूडेड एंगल है, तो दो इक्वल साइड्स जो है ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स की, उनके बीच में एक एंगल है, तो वो भी समझ में आ जाता है। ओके, तो वहां पर कुछ ज्यादा दिक्कत आती नहीं है समझने में, फटाफट। ओके, ये RHS वाली जो टेस्ट है दिख जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। ओके, और हाइपोटेन्यूज दोनों भी ट्रायंगल्स का इक्वल है, और कोई भी एक साइड दोनों भी ट्रायंगल की इक्वल है, बस खत्म। तो हमारा ये जो दो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। और SSS में तो बोलो ही मत, मतलब तीनों भी साइड्स की ही बात चल रही है, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। पर इसमें ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है इस AS वाले केस में। अब देखो, आप बोल दोगे कि भाई कॉन्ग्रुएंट है, पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बाय AAS टेस्ट। क्यों? देखना ध्यान से, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, चलो ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, बरोबर। पर ये जो साइड दिख रही है आपको, ये साइड, सॉरी, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, पर ये जो साइड है ये इसके साथ इक्वल है। पर ध्यान से देखना, ये साइड इस ट्रायंगल की, इसके अपोजिट में कौन सी एंगल है? ये, करेक्ट, जो इक्वल है इस एंगल के साथ, बरोबर। पर यहां पर ये जो साइड है, इसके अपोजिट में कौन सी एंगल है? ये वाली एंगल है, ओके, जो कि इसके साथ इक्वल है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे कि देखो, AAS टेस्ट में कैसा होना चाहिए, जो साइड है इस ट्रायंगल की, उसके अपोजिट में ये एंगल है, तो दूसरे ट्रायंगल की अगर हम लोग वही साइड इक्वल है, जिसके भी अपोजिट में वही एंगल होना चाहिए जो इस वाले साइड के अपोजिट में एंगल है उसके साथ सेम है। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा समझने के लिए, थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है। मैं फिर से एक बार आपको कोशिश करता हूं समझाने की ठीक से, और ओके, एकदम और आसान शब्दों में। जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको, ये साइड है इक्वल इस साइड के साथ इस ट्रायंगल के। अब तभी हम लोग AAS टेस्ट लगाएंगे, AAS टेस्ट लगाएंगे, AAS कब? जब जो साइड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं AAS टेस्ट में, इस साइड के अपोजिट में जो भी एंगल होगा, ओके, दोनों भी ट्रायंगल्स के केस में, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, ठीक है। और ये जो एंगल्स है अपोजिट में दोनों भी साइड्स के, ओके, दोनों भी अलग अलग ट्रायंगल में, ये एंगल इक्वल एंगल होने चाहिए, तब हम लोग AS लेंगे। बल्कि इस केस में क्या हो रहा है, ये साइड के अपोजिट में ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट में दूसरा, मतलब ये एंगल है। अब देखना, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, पर ये एंगल इसके साथ इक्वल नहीं है। समझ में आ रही बात? ये एंगल तो इसके साथ इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में फिर हम लोग AAS टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो साइड है इस ट्रायंगल की, इसके अपोजिट में जो एंगल है ये वाला, और ये जो साइड है इस ट्रायंगल की, ओके, इसके अपोजिट में जो साइड है ये वाला एंगल, सॉरी, और ये जो ट्रायंगल है इस, तो इस ट्रायंगल में ये जो साइड है, करेक्ट, इसके अपोजिट में जो एंगल है ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स अलग अलग है। इस केस में कैसे है, इस साइड का अपोजिट में जो एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट में ये जो एंगल है, दोनों सेम है, तो भाई हम लोग लगा सकते हैं। इस केस में इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, दोनों अलग अलग है, सेम टू सेम नहीं है, ओके, तो फिर हम लोग AAS टेस्ट नहीं लगा सकते। बस इतनी सी चीज हमें दिमाग में चिपकानी है, ठीक है। चलो, तो पिछले बहुत टाइम से, मतलब एक 40-45 मिनट से हम लोग जो भी बेसिक्स सीख रहे हैं, अब बारी आ रही है उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, या फिर जो कुछ भी हम लोग ने सीखा है उसको कैसे इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है वो समझने की। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो क्या है, ये जो इन ट्रायंगल दिया है हमें ABC, ओके, तो इन ट्रायंगल A, B और C,
द साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल, तो ये जो साइड है हमारी ए बी, ये इक्वल है टू साइड ए सी, दिया हुआ है देखो, द साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल, तो ए बी एंड ए सी आर इक्वल। इफ पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, तो एक पी पॉइंट है ऑन ए बी, ओके, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको यहां पर, एंड Q इज अ पॉइंट ऑन AC, तो ये हमारा Q है पॉइंट ऑन AC। देखो किस तरह से, सच दैट AP इज इक्वल्स टू AQ, सच दैट AP, ठीक है, मतलब ये जो है AP ये इक्वल है टू AQ, ये AQ के साथ। तो हमें कह रहे हैं प्रूव दैट ट्रायंगल APC, मतलब देखो ये APC ये ट्रायंगल, एंड AQB दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। ओके, तो इतने सारे चीजें देने के बाद जिन ट्रायंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव करने के लिए बोला है, हम लोग क्या करेंगे मालूम है, सबसे पहले उन ट्रायंगल्स को अलग से ड्रॉ करेंगे इस कीचड़ी पिचड़ी वाले फिगर से। तो अलग से ड्रॉ करना है मतलब क्या करना है, देखना है ध्यान से, ट्रायंगल एपीसी बोला हुआ है, तो देखो ए पी सी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं यहां पर उसको अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइजेशन हो। दिख रहा है आपको, ये ए पी सी ये वाला ट्रायंगल की बात चल रही है। ओके, ओ कलर थोड़ा सा सिमिलर मैचिंग हो गया है, ठीक है। कुछ अलग कलर लेके आता हूं मैं यहां पर। ओके, ये ए पी सी ये वाला ट्रायंगल की बात चल रही है, इसको बाहर निकालना है। तो मैं ऐसे यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, देखो ट्रायंगल ए पी सी कर दिया मैंने ड्रॉ, ठीक है, ए पी सी। अब दूसरा क्या है, ए क्यू बी, तो ए क्यू बी क्या दिख रहा है, देखो ए क्यू और बी दिखा, ये वाला ट्रायंगल। ओके, तो ए क्यू बी, तो ये इस तरह से कुछ है, ए क्यू बी, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइज करने को आना चाहिए, फिर बात बन जाएगी। अब जो चीजें, अब मैं फिर से वो हटा देता हूं, ठीक है, इरेज कर देता हूं मैं जिनको मैंने पकड़ लिया था ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जाए, कुछ चीजें हमें दी हुई है, उन्हीं का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखना ध्यान से, हमें क्या बोला है, एपी और AQ सेम टू सेम है। तो देखो मैं यहां पर AP दिख रहा है मेरे को, मैं इसको एक डंडी दे दी, और AQ, ये देखो AQ, इसको डंडी दे दी, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है। तो एक डंडी से मैंने बता दिया कि ये दोनों साइड्स इन दोनों ट्रायंगल्स के सेम टू सेम है। वैसे क्या बोला है, AB एंड AC आर इक्वल, तो देखो ये है हमारा AB, दो डंडी दे दी मैंने इसको, और AC ये भी इक्वल है। तो इस ट्रायंगल की AB साइड इस ट्रायंगल के AC के साथ इक्वल है। अब ध्यान से देखना, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रायंगल्स है किसी थी, APC ये वाला ट्रायंगल ऐसे यहां पर, मैं अलग कलर यूज कर देता हूं, तो यहां पर ये APC ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल A आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दिख रहा है आपको, APC में ये एंगल A आ रहा है। वैसे ही अगर मैं अब इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है, और अगर मैं ट्रायंगल AQB को बात करूं, तो देखो AQB, देखो इसमें भी एंगल A आ रहा है, दिख रहा है एंगल A यहां पर। ओके, मैं थोड़ा सा सुपरफिशियल ड्रॉ करूं ताकि आपको अलग से दिखे। तो एंगल A आ रहा है,
तो दोनों भी ट्रायंगल में एक ही कॉमन एंगल आ रहा है, समझ में आ रहा है? एंगल ए क्यू बी में भी एंगल ए, तो अब दोनों भी ट्रायंगल्स में एक ही सेम एंगल है, एंगल ए। जैसे कि मैं ऐसे बोल सकता हूं ना इसको, देखो यहां पर दिख रहा है आपको ये वाला एंगल, दोनों भी ट्रायंगल के केस में एकदम सेम। तो ध्यान से देखना, अब ये साइड इसके साथ सेम, ये एंगल इसके साथ सेम, और फिर इस एंगल के बाद ये जो साइड आ रही है ये भी, देखो ये साइड जो आ रही है ये भी इस एंगल के बाद इस साइड के साथ सेम। तो मतलब देखो साइड एंगल साइड, दिख रहा है? साइड एंगल साइड, बस बात खत्म। तो हमारे ये जो दोनों भी ट्रायंगल्स है इनमें हमें दिख गया कि दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल के साथ, दिख रहा है? दो साइड्स उनके इंक्लूडेड एंगल के साथ एकदम इक्वल है। तो बस उसी चीज को लिखना है हमें। तो मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम को अब मैंने यहां पर बनाया है ठीक से, फिगर को आपको समझाने के लिए, इसी का इस्तेमाल करूंगा मैं आगे पीछे जाके, ताकि आपको अच्छे से मैं बता पाऊं। तो हमें प्रूफ करना है ना, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, प्रूफ लिखूंगा। कैसे लिखना है हमको आंसर, तो प्रूफ लिखूंगा मैं कैसे, ओके। पहले मैं यहां पर स्टेटमेंट्स लिखूंगा और फिर आगे मैं रीजंस लिखूंगा। तो क्या होगा ना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको क्या वजह भी है और क्यों ऐसे मैं लिख रहा हूं, मतलब क्या लिख रहा हूं मैं और उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले AP इज इक्वल्स टू AQ, करेक्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो मैं पहले ना क्या करूंगा, मैं पहले हम लोग जो प्रूफ कर रहे हैं ना, तो क्या प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB, इनको लिख देता हूं मैं। तो इन दो ट्रायंगल्स की बात चल रही है, तो इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB, तो देखो इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB क्या है हमारा, AP इज इक्वल्स टू AQ, जो कि गिवन है हमको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर AP इज इक्वल्स टू AQ। रीजन क्या है हमको क्वेश्चन में ही दिया है भाई। उसी तरह से AC या फिर AB इज इक्वल्स टू AC, ये भी हमको क्वेश्चन में ही दिया है, साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। तो AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, ये भी गिवन। अब हम लोग ने ये थोड़ा ट्रायंगल्स को ध्यान से देख के समझ लिया कि ये जो एंगल A है ये दोनों भी ट्रायंगल में सेम टू सेम ही है, मतलब इस ट्रायंगल का भी पार्ट जो एंगल A है सेम यहां पर AQB, ये ट्रायंगल में भी सेम ही एंगल है A। तो हम लोग ने क्या किया, कॉमन एंगल बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, P के नीचे क्या है, देखो मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं तो यहां पर क्या है, P के नीचे B है, तो इस एंगल को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, BAC, ठीक है। देखो BAC यही एंगल, ओके। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इन चीजों को, हाँ। तो देखो आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना, BAC ये एंगल दिख रहा है आपको, और इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं इस Q को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो क्या है एंगल, Q के नीचे क्या है, C है यहां पर। तो CAB, देखो CAB मतलब सेम ही एंगल, समझ में आ गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एंगल A कॉमन है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल A इज इक्वल्स टू, यहां पर एंगल A। अब थोड़ा सा और अच्छे से लिखने के लिए ना मैं क्या करूंगा, इसको ना थोड़ा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग उसको ठीक से डिनोट करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर कौन सा एंगल है, PAC या फिर CAP इज इक्वल्स टू एंगल QAB या फिर BAQ, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। पर सिंप्लीफाई ही करके लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, सिंपल रखेंगे, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ओके। तो फिर ये क्या है भाई, हमारा कॉमन एंगल है। रीजन भी लिख दिया मैंने। अब क्योंकि देखो दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इस ट्रायंगल के और इक्वल है दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ, समझ में आ गई बात।
इस ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के साथ, तो इसका मतलब SAS टेस्ट से ये है हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखो नाम लिखते टाइम पर यहां पर दिया है, आंख बंद करके वैसे ही कॉपी डाउन करने की जरूरत नहीं, थोड़ा हम दिमाग भी लगा सकते हैं। देखो एंगल A इक्वल टू है एंगल A के, तो यहां पर देखो एंगल A इक्वल टू एंगल A है, तो A और A का पोजीशन में सेम ही रखूंगा क्योंकि दोनों भी इक्वल है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यहां पर मैंने लिखा कैसे, APC लिख दिया इस ट्रायंगल को डायरेक्टली APC। तो जो AP है, ओके, जहां पर देखो सिंगल डंडी है, एंगल के बाद वाली सिंगल डंडी वाला साइड AP, तो एंगल के बाद वाला सिंगल डंडी वाला साइड क्या है, AQ, या फिर हम लोग QA भी बोल सकते हैं, पर बोलते टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, AQ ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सिंगल डंडी वाली साइड का नेमिंग जो हम लोग कर रहे हैं A से कर रहे हैं, जो कि एंगल से कर रहे हैं। ओके, जो हम लोग ने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, या फिर हमारा कॉमन एंगल है, तो कॉमन एंगल A फिर सिंगल डंडी P, तो कॉमन एंगल A फिर सिंगल डंडी Q, तो AP AQ, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर AP आगे AQ सिमिलर सीक्वेंस में। फिर बचा क्या, फिर B। ओके, अब थोड़ा बहुत और आपको क्रॉस वेरीफाई करना होगा, तो देखो AC जिस फैशन, मतलब AC ऐसा है, ओके, इक्वल है किसके साथ, AB के साथ, तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा, देखो AC इक्वल है AB के साथ। ठीक है, मतलब अपना सही लिखा है हम लोगों ने, सही तरीके से लिखा है ट्रायंगल्स के नामों को। अब आगे लिख देना है बस बाय कौन सी टेस्ट, बाय SAS टेस्ट, SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। हो गया, बता दिया हम लोग ने कि ये कॉन्ग्रुएंट है। इजी था ना। चलो अब सेम क्वेश्चन है, पर अब हमको कोई दूसरे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला है। अब ध्यान देना, कुछ नई चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ओके, फिर मजा आएगा देखो आपको। तो क्या है, ट्रायंगल BPC और ट्रायंगल CQB कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोग को बोल रहे प्रूव करो। तो पहले देखते हैं कौन से ट्रायंगल है। BPC, तो BPC देखो BPC, ठीक है, ऐसे ये वाला ट्रायंगल। और CQB बोला है, तो मैं क्या करता हूं, अलग कलर ही ले लेता हूं, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मुझे भी दिखाने को आपको आसानी आ जाए। ओके, तो ये वाला कलर लेता हूं मैं, BPC। अब CQB दिख रहा है आपको, CQB, CQ दिख रहा है, और फिर B, ये वाला ट्रायंगल CQB, ये वाला। अब आपको दिख रहा होगा दोनों ट्रायंगल्स हम लोग देख रहे हैं, कुछ एक साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स की हमको सेम ही दिख रही है। BPC की भी एक BC साइड जो है, और CQB की जो BC साइड है, ये हमको सेम ही दिख रही है। चलो कुछ होगा इसका, तो थोड़ा सा देख के भी आपको पता चल जाना शुरू हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते जब प्रैक्टिस करते जाओगे। ओके, तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा, इन दो ट्रायंगल्स को थोड़ा अलग अलग ड्रॉ करूंगा। तो मैं देखो अब इजी हो जाएगा मुझे ड्रॉ करने के लिए, तो मैं रेड में जो मेरा ट्रायंगल है उसको मैं रेड में ही ड्रॉ करूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया BPC को, तो BPC को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, और फिर ये जो CQB है मैंने उसको ऐसे ड्रॉ किया, तो देखो CQ और फिर ये B मेरा, ठीक है। तो सॉरी मैंने पर्पल में ड्रॉ करना था, हाँ, तो CQB, ठीक है, और ये BPC, ठीक है। दिखने में ही समझ में आ रहा है, ये BC और ये BC, ये जो दो साइड्स है हमारे दोनों भी ट्रायंगल के एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो मैं यहां पर ऐसे लिख दूं टॉइंग। ओके, अलग कलर से कर देता हूं, मैं ब्लैक से कर रहा हूं, देखो इक्वल है, देखते ही समझ में आ रहा है। अब यहां पर इसके अलावा कुछ भी हमको जो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसका कुछ इस्तेमाल नहीं हो पाएगा आपको, आप देख लेना, क्योंकि आप ना PB या फिर QC
को इक्वल समझा, मतलब समझने की कोशिश कर पाओगे फटाफट, मतलब देख के ही, क्योंकि दिया ही नहीं वैसे कुछ। पीसी को भी क्यूबी के साथ, ना ही कोई एंगल आपको सेम दिख रहा है। कौन सा एंगल सेम दिख रहा है कि आपको? देखो यहां पर, देखो ये एंगल बी है पूरा का पूरा, ये एंगल बी, पर इस ट्रायंगल में तो ये आधा कटा हुआ ही है, यहां पर भले पूरा हो। फिर यहां पर एंगल सी है पूरा का पूरा इस ट्रायंगल में, सी क्यू बी में, पर बीपीसी में तो ये आधा ही एंगल दिख रहा है सी का, तो ये भी कुछ नहीं जम रहा है। ओके, एंगल्स जो है, ये एंगल क्यू, एंगल पी, इसमें भी कुछ कोरिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। अब देखना ध्यान से, जो चीजें दी हुई है ना उसी से कुछ करना होता है थोड़ा बहुत पहले तो देखो हमको क्या दिया है, ए बी दिया है इक्वल टू ए सी के साथ, ये तो आपको पता है पक्का। चलो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया है, साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल। हमको ये भी दिया है कि भाई ए पी और ए क्यू भी इक्वल है, ठीक है, ए पी और ए क्यू भी इक्वल है, इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है हमें, और कुछ इन दो ट्रायंगल्स के लिए इस यूजफुल चीज खोद के निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं ऐसे इसको लिख दूं तो ए बी माइनस ए पी, ऐसे में लिख देता हूं सिंपली। ओके, ए बी माइनस ए पी, ठीक है, मैंने इस ए बी को लिया पूरा का पूरा, दिख रहा है आपको, ए बी को लिया मैंने पूरा का पूरा, ये है मेरी ए बी। अब मैंने इसमें से माइनस किया ए पी को, तो ये मेरी ए पी है। ओके, रेड से बता देता हूं मैं, ये मेरी इतनी ए पी है, तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं इतनी मेरी ए पी है साइड। अब अगर मैं ए बी में से इतना पार्ट माइनस कर रहा हूं, ध्यान देना, ओके, मैं ए बी में से इतना पार्ट माइनस कर रहा हूं, तो बचेगा कितना पार्ट? सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा, करेक्ट। ओके, तो मैं सब हटा देता हूं, अब जो पार्ट बचेगा मैंने वो रखा है सिर्फ अलग से, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। कितना पार्ट बच रहा है? सिर्फ पीबी पार्ट बच रहा है, करेक्ट। चलो तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ए बी माइनस ए पी क्या होता है? पीबी होता है। अब ध्यान देना, ए बी तो ए सी के साथ इक्वल है, तो मैं ए बी की जगह पे ए सी लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और ए पी तो ए क्यू के साथ इक्वल है, ठीक है, तो मैं ए पी की जगह पे ए क्यू लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखना मैं माइनस कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू पी बी लिख दिया मैंने। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ए सी माइनस ए क्यू, ये ए सी दिख रहा है आपको, ए सी, ये पूरी की पूरी अलग से लिख देता हूं मैं, माइनस ए क्यू बोला है, तो माइनस करना है ए क्यू से, मतलब ये जो मेरा ए क्यू है यहां तक दिख रहा है, मैं बस साइड में बना रहा हूं इसको ताकि इसमें खिचड़ी ना हो। तो ए क्यू, तो ए सी में से मैंने ए क्यू माइनस किया, देखो ए सी में से मैंने ए क्यू माइनस किया, तो मतलब बचा क्या मेरा? सिर्फ इतने पार्ट में से इतनी चीज हटा दी मैंने, तो बचेगा सिर्फ इतना ही, करेक्ट। इतने पार्ट में से मैंने इतना हटा दिया, तो बचेगा सिर्फ इतना ही, तो बचा क्या है? सिर्फ QC बचा है। ओके, थोड़ा और अच्छे से आपको समझने के लिए देखो, मैं जो बचा है उसी को रख रहा हूं, बाकी देखो इसमें से इतना गया तो मैंने इसको हटा दिया, अब बचा क्या? सिर्फ QC, ठीक है, इसको भी हटा देता हूं मैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर AC माइनस ए क्यू, अभी हम लोगों ने किया, देखो AC माइनस ए क्यू क्या है? QC, तो AC माइनस ए क्यू क्या लिखा मैंने? QC, और QC इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे अभी? PB। तो दिख रहा है आपको क्या मिला मुझे? ये QC जो है इक्वल्स टू मिला मुझे PB के साथ। तो अब मेरे पास दो साइड्स आ गई है दोनों ट्रायंगल्स की जो इक्वल है एक दूसरे के साथ। चलो सांस में सांस आ गई, अब कुछ ना कुछ बना सकते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझना अब इस चीज को, यहां तक तो ठीक है। अब जो चीज हम लोग ने पहले प्रूफ की थी ना, ये वाला ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ध्यान में रखना जब कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम लोग ने समझा क्या था? सबसे बेसिक चीज, सबसे पहली चीज हम लोग ने समझा था, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं हम लोग ने समझा था, अगर दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर रख दो तो एकदम कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज समझी थी। उसको हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री के फॉर्म में कैसे समझे थे हम लोग ने, ओके, जो हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल्स के, ओके, तीनों ये एंगल्स है, मतलब अगर दोनों ट्रायंगल में ऐसा हो कि भाई तीन एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ सेम है, ओके, ईच टू ईच, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे, और तीनों भी साइड्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स के साथ इक्वल है, ईच टू ईच, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो भाई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के
इसका मतलब मैं अभी उल्टा बोल रहा हूं, जो भी मैंने बोला ना उसका उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है। तो मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स जो होते हैं सेम होते हैं एक दूसरे के साथ, और तीनों साइड्स जो होते हैं सेम होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ईच टू ईच फॉर्म में। जैसे कि अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोग ने अभी प्रूव कर दिया है, दिख रहा है आपको, एपीसी कॉन्ग्रुएंट टू एक्यूबी मैंने बोल दिया है, तो एपीसी कॉन्ग्रुएंट टू एक्यूबी अब हमने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब पहले से ही हमको पता है कि ये साइड इसके साथ सेम है, इक्वल है, ये साइड इसके साथ इक्वल है। अब हमको पता है कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब तीसरी साइड, मतलब तीनों भी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, तो ये साइड तो इसके साथ इक्वल है पहली साइड, दूसरी साइड भी एक दूसरे के साथ इक्वल है। अब ये जो तीसरी साइड है ये भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी दो ट्रायंगल्स की, करेक्ट, बरोबर ना। तो मैं लिख दूं यहां पर पीसी, ओके, ठीक है, इस तरह से पीसी इज इक्वल्स टू क्यूबी, यहां पर लिख दूं मैं पीसी इज इक्वल्स टू क्यूबी। और मैं यहां से कैसे लिख सकता हूं अभी ये, क्योंकि ये मेरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो इनके जो ये बची हुई तीसरी साइड है ये भी होगी इक्वल। अब इसी चीज को रामायण महाभारत पूरा लिखने के लिए नहीं, इसके हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, कि भाई सीपी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स, ओके, आर कॉन्ग्रुएंट। तो फॉर एग्जाम्पल इसको पूरा पूरा ही लिख देते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट, या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पहले मैं पूरा पूरा लिख के देता हूं, फिर बाद में इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दिख रहा है आपको, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, होते हैं इक्वल, तो हम लोग कहते हैं इक्वल मतलब आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हो गया, सी पी सी टी सी, सी पी सी टी सी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये लिख देते हैं, इसकी वजह बात समझ में आ गई। थोड़ा सा एब्रिविएशन में मेरे साथ मेरे से गलत हो गई, गड़बड़ हो गई, तो पूरा याद रखोगे तो एब्रिविएशन ऑटोमेटिकली दिमाग में चिपक जाएगा, या फिर सीपीसी टीसी दिमाग में चिपका दो, हो जाएगा, ओके। पर ये समझना जरूरी था, तो क्योंकि अब पीसी इज इक्वल्स टू क्यूबी है, यही से हम लोग ने निकाला है। अब देखना ध्यान से, पीसी इज इक्वल्स टू क्यूबी है, तो देखो ये पीसी इज इक्वल्स टू क्यूबी है, अरे बाप रे, हो गया काम अपना। अब देखो तीनों साइड्स इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ इक्वल है, ईच टू ईच फॉर्म में, मतलब बीसी है इक्वल बीसी के साथ, पीबी है इक्वल क्यूसी के साथ, और पीसी है इक्वल क्यूबी के साथ। बस बात बन गई। अब इसी चीज को ठीक से लिखेंगे हम लोग, तो इसी मैं फिगर को यूज करूंगा, आगे लिख देता हूं ठीक से, ठीक है। तो सेम प्रूफ किस में लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल बीपीसी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, ठीक है। स्टेटमेंट्स में यहां पर लिखूंगा और रीजंस में यहां पर लिखूंगा। तो अब सब तैयार है, आप खुद भी लिख सकते हो। अब कैसे स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, सबसे पहले यहां पर QC इज इक्वल्स टू PB, तो मैं यहां पर लिखता हूं 1, ठीक है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं QC इज इक्वल्स टू PB, और यहां पर रीजन में लिख देता हूं फ्रॉम 1, क्योंकि हम लोग इससे पहले यही लिखेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग ने अभी अभी देखा कि ये जो BC और BC है थोड़ी देर पहले ही, ये तो सेम साइड है तो इक्वल ही होंगी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन साइड, करेक्ट, दोनों भी ट्रायंगल्स के। और अभी अभी हम लोग ने क्या देखा, PC इज इक्वल्स टू QB होता है, कहां से, CPC/TC, करेक्ट। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, PC इज इक्वल्स टू QB, PC इज इक्वल्स टू QB, CPC/TC, ठीक है। तो देखो अब हम लोग ने क्या किया, ये ट्रायंगल्स इस ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ इक्वल है ईच टू ईच फॉर्म में, तो ये ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट है, किस फॉर्म, किस टेस्ट से, एस टेस्ट से, तो मैं लिख देता हूं, ओके। तो ट्रायंगल, अब देखो
BPC, therefore ट्राइंगल BPC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखना ध्यान से, अब हम लोग BP, ये हम लोग ने साइड पहले ली है ना, ओके, या फिर BP ये हम लोग का सीक्वेंस है ट्राइंगल के नाम में, तो BP साइड को हम लोग देखेंगे। दिख रहा है आपको, ये है BP साइड। तो ये जो BP साइड है, इसी तरह इसके आगे क्या है, PC है, ओके। तो डबल डंडी वाली साइड के आगे ट्रिपल डंडी वाली साइड है, तो मतलब ये देखो डबल डंडी वाली साइड ये है और ट्रिपल डंडी वाली साइड ये है। तो इस फॉर्म में हम आगे नहीं जाएंगे, हम लोग इस तरह से आगे जाएंगे, CQ और फिर QB। दिख रहा है आपको, BP हम लोग ने लिया है, ओके, फिर P के बाद हम लोग C लिख रहे हैं ना, राइट, तो BPC ऐसे हम लोग ने ट्राइंगल का नाम लिखा है। तो डबल डंडी फिर आगे ट्रिपल डंडी वाली साइड, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, डबल डंडी फिर आगे वाले ट्रिपल डंडी वाली साइड, तो ऐसे जाएंगे हम लोग CQB, सिंपल ट्रिक, ठीक है। तो लिख दिया मैंने CQB। अब टेस्ट करना है खुद को, तो देखो देखो BPCQ, ओके, एकदम इक्वल साइड्स है, दिख रहा है आपको, यहां पर देखो BP और CQ, ठीक है। फिर PC और QB रहेगा इक्वल साइड्स, तो देखो PC और QB, और फिर BC देखो, आपको समझ में आ जाएगी, BC यहां पर ऐसे है, BC, ठीक है। तो पहले दो चीजें तो हम लोग की सिमिलर आ रही है, यहां पर जो यहां से आगे BC है ना, यहां से आगे BC ऐसे कैसे आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, BPC हम लोग जा रहे हैं ना इस तरह से, तो देखो BPC इस तरह से जा रहे हैं, ओके, डबल डंडी ट्रिपल डंडी वाली साइड, फिर बाद में सिंगल डंडी, तो 2 3 1 इस फॉर्म में जा रहे हैं, BPC 2 3 1, तो यहां पर देखो 2 3 1 किस फॉर्म में है, CQB में, ओके। इसीलिए फिर हम लोग को ऐसे आएगा, यहां पर जाते जाते हम लोग BPC में जा रहे हैं तो BC आ रहा है, पर यहां पर आते आते हम लोग को CQB में जा रहे हैं, इस फॉर्म में जा रहे हैं हम लोग इस तरह से, तो इसीलिए CB आ रहा है जब हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, ठीक है, BC और CD। पर उतना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमने सिंपल ट्रिक क्या बताया आपको, ये साइड्स अगर सेम रहेंगे तो थोड़ा बहुत याद रख के, या फिर थोड़ा बहुत हम लोग यही से ही हिंट लेके कि भाई डबल डंडी वाली साइड फिर ट्रिपल डंडी वाली साइड फिर सिंगल डंडी वाली साइड, ऐसे, तो 2 3 1 इस फॉर्मेट में जाएंगे, 2 3 1, ये सिंपल सी ट्रिक है, ये जो मैंने डिवाइस की है, ओके। तो 2 3 1 इस तरीके से जा रहे हैं हम लोग, BPC इस तरीके से हम लोग ने लिखा था, ठीक है, 2 3 1, तो फिर यहीं पर भी 2 3 1, तो CQB, बस खत्म। तो बाद में आपको क्रॉस वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसे कुछ हिंट या फिर ऐसे कुछ ट्रिक के हिसाब से कर रहे हो तो बात बन गई। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS टेस्ट। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं बच्चों। आई होप हम लोग ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स ट्रायंगल्स के बारे में सीखे इस वीडियो में आपको समझ में आए होंगे, आपको मजा भी आया होगा, आपको हम लोग ने जो एग्जाम्पल देखा उसके हिसाब से आपको समझ में भी आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमें यूज करना है, ओके। अब अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइज 9A 9B हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।